हाथरस में हुई वारदात को 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर अब तक सिर्फ 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। आरोपियों के घर वाले लगातार जोर शोर से इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार भी अपने बयान पर अडिग है। ऐसे में सच क्या है, इसकी जांच के लिए एसआईटी अब 40 लोगों से सवाल जवाब कर रही है। 40 लोगों से हो रही पूछताछ बेहद अहम है। इस लिस्ट में हर वो नाम है जो 29-30 सितंबर की रात एम्बुलेंस का घेराव कर रहे थे। वो चेहरे भी हैं जो अंतिम संस्कार के वक्त वहां मौजूद थे। लिस्ट में ऐसे भी नाम शामिल हैं जो वारदात के दिन यानी 14 सितंबर को क्राइम सीन के आसपास मौजूद थे। एसआईटी की लिस्ट में वो नाम भी हैं जो पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार को करीब से जानता है। 14 सितंबर को हाथरस की उस बेटी के साथ क्या हुआ था? वारदात के वक्त खेत में बेटी के साथ कौन कौन मौजूद था? आरोपी और पीड़िता के भाई के बीच फोन पर बातचीत का सच क्या है? एसआईटी इन्हीं सवालों को सुलझाने के लिए लगातार हाथरस में मौजूद है। जांच का जिम्मा मिलने के बाद से एसआईटी अधिकारी कई बार पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं, सवाल जवाब हो चुके हैं और अब वही टीम 40 लोगों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने हाथरस में पीड़ित परिवार के घर के बाहर पेड़ के नीचे कंट्रोल रूम बना लिया है। एसआईटी यहां हर आने जाने वालों पर निगरानी रखे हुए है। पीड़िता के घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले पर नजर है। कई कैमरे गांव के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। हाथरस में पीड़िता के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो हैं ही, साथ ही घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। डीआईजी ने गांव में सुरक्षा का जायजा लिया। इधर हाथरस कांड पर सियासत भी उफान पर है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मूल मुद्दे से अलग योगी सरकार कभी विदेशी फंडिंग की बात करती है तो कभी जातीय दंगे की बात करती है। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार हाईकोर्ट के सामने अपनी फरियाद रखेगा। इस मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लेकिन 11 अक्टूबर को ही पीड़ित परिवार से 5 लोग लखनऊ जाएंगे। आपको बता दें कि अदालत ने खुद संज्ञान लेकर योगी सरकार को नोटिस भेजा था और पीड़ित परिवार को मौजूद रहने के लिए कहा था। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर माहौल गर्मा गया है। गांव वाले अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। गांव वालों की मांग है कि सरकार लिखित में आश्वासन दे। उधर पुलिस ने परिवार की मांग के मुताबिक जांच अधिकारी को बदल दिया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे दी गई है। माना जा रहा है कि आज कई नेता भी करौली पहुंचेंगे। राजस्थान के करौली में एक मंदिर के पुजारी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना सामने आई है। इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इस घटना को जमीनी विवाद को लेकर अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में मंदिर जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस के मुताबिक पुजारी बाबूलाल वैष्णव का परिवार 15 बीघा मंदिर की जमीन पर खेती करता था। इस पर आरोपी कैलाश शंकर और नमो मीणा ने कब्जा कर लिया था। पूरे मामले में पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस टीम ने 24 घंटे में मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं। पुजारी की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत बहादुर शाह जफर साबित होंगे। अपराधी बेलगाम हो गए। इस शासन में इकबाल खत्म हो गया और मुझे लगता है
कि इस तरीके से, ये तो कोरोना के कारण सरकार बची हुई है, कोरोना नहीं होता तो शायद ये सरकार नहीं बचती, पर उन पीड़िता और अबलाओं के आंसू, उनकी बद्दुआएं, ये सरकार के लिए ताबूत में कील का काम करें। पुजारी की मौत के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण महासभा ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महासभा के कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुजारी की हत्या के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने मौन जुलूस निकाला। इस मौन जुलूस में बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। ये जुलूस एक दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में था। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक दिन पहले न बनना चलो आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इतना ही नहीं, सूबे की ममता सरकार ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई सांसदों के नाम हैं। ममता सरकार ने कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। आरोपों के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को तानाशाह कहा। सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ममता सरकार पर हल्ला बोला। तेजस्वी ने कहा कि ममता सरकार में पुलिस स्टेशन टीएमसी के दफ्तर की तरह काम कर रहे हैं। वहीं ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि बीजेपी कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक आतंकी दल है जिसने गुजरात में, दिल्ली में, यूपी में आतंक फैलाया और अब ये पश्चिम बंगाल की शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच मचे बवाल के बीच अब सूबे के राज्यपाल धनखड़ ने एंट्री मारी है। राज्यपाल ने ममता सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि सूबे में हालात खराब हैं। वहीं बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी ममता सरकार को घेरा। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बंगाल के लिए आज का दिन काला दिन है। बिहार में चुनावी समर धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के चुनाव में दमखम दिखा रहे हैं, मगर चुनाव में उतरकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले आरोप पर ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि लोग उनकी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहते हैं, मगर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी के चलते बिहार में बीजेपी चुनाव जीतती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट सभी राजनीतिक दलों ने जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा थम नहीं रहा है। शुक्रवार को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर महुआ के उम्मीदवार बदलने के लिए महुआ से आई महिलाएं प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गईं। महुआ से आई इन महिलाओं का कहना है कि जिनको टिकट मिला है उनको हम लोग जानते नहीं हैं। आशमा प्रवीण को टिकट मिला जो बाहरी हैं। हम लोग वहां के स्थानीय उम्मीदवार जोगेश्वर राय को टिकट देने की मांग करने आए हैं। हालांकि पटना कोतवाली पुलिस ने जेडीयू दफ्तर के बाहर धरना दे रही महिला प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। छपरा से लालू के हमनाम लालू प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल किया। लालू प्रसाद यादव के हमनाम ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। लालू प्रसाद यादव के हमनाम ने छपरा जिले के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। ये लालू प्रसाद यादव 2001 से लेकर लगातार पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन कर चुके हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी सारण सीट से इन्होंने नामांकन किया था। अभी तक जीते नहीं हैं, लेकिन इनका विश्वास कम नहीं हुआ है। इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 70,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बात अगर कुल आंकड़ों की हो तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 964 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1,06,000 से ज्यादा मरीज अब तक कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। लद्दाख में वायुसेना के जवानों ने खारदुंगला दर्रे में 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइव लैंडिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले का रिकॉर्ड भी इन्हीं दोनों जवानों के नाम था। वायुसेना प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नंदी के मुताबिक विंग कमांडर गजानंद यादव और वारंट अधिकारी AK तिवारी ने C-130J विमान से सफल स्काई डाइविंग की।
इसके बाद वो लेह के खारदुंगला दर्रे में उतरे। वायुसेना के अधिकारियों ने दोनों को इस रिकॉर्ड के लिए बधाई दी है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की टीआरपी चोरी वाली न्यूज को ब्रेक किया तो रिपब्लिक टीवी ने अपने कर्मों से ध्यान हटाने के लिए इसमें इंडिया टुडे टीवी का नाम घसीट लिया। लेकिन पुलिस के पास रिपब्लिक के खिलाफ पक्के सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपब्लिक टीवी के चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर यानी सीएफओ को मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन भेजकर शनिवार को पेश होने के लिए कहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब रिपब्लिक टीवी के अकाउंट्स के फॉरेंसिक ऑडिट की भी तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक रिपब्लिक टीवी पर सबूतों से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आज मुंबई पुलिस ने बार को रिपब्लिक टीवी और बाकी दोनों चैनलों के टीआरपी ट्रेंड्स भी मुहैया कराने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के कुछ एडवर्टाइजर्स को भी शॉर्टलिस्ट किया है। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी चोरी के गैंग का कर्ता धर्ता था विशाल भंडारी, जो बार की सहयोगी कंपनी हंसा रिसर्च का पूर्व कर्मचारी है। उसी ने रिपब्लिक टीवी की टीआरपी चोरी का जुगाड़ किया था। विशाल ने मुंबई पुलिस को बताया है कि उसके पास ऐसे 100 परिवारों की लिस्ट है जिन्हें वो रिपब्लिक टीवी देखने के लिए हर महीने रिश्वत देता था। पुलिस ने सभी 100 परिवारों की जांच की तो पता चला कि सभी घरों में पूरे दिन रिपब्लिक टीवी चलता था और उसके लिए उन्हें 400 से 500 रुपए प्रति महीने की पेमेंट की जाती थी। टीआरपी रेटिंग्स में हेराफेरी का मुख्य आरोपी रिपब्लिक टीवी अपनी आपराधिक करतूत को छिपाने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप जैसे भरोसेमंद नेटवर्क पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, गवाहों पर दबाव डालकर और फर्जी विरोध प्रदर्शन आयोजित करके जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 45 वर्षों से पत्रकारिता के सर्वोच्च नियमों का पालन किया है। इंडिया टुडे का हर कदम पत्रकारिता के स्वर्णिम मानकों के मुताबिक व्यवहार करने की इच्छा से प्रेरित है। इंडिया टुडे ग्रुप का एफआईआर में नाम जरूर है, लेकिन किसी अभियुक्त या गवाहों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, बल्कि अभियुक्त और गवाह मुख्य रूप से रिपब्लिक भारत और 2 अन्य चैनलों फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा का नाम ले रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप में हम मानते हैं कि हम न्यूज रूम चलाते हैं, कोई अदालत नहीं। हम ये मानते हैं कि पत्रकारों के लिए न्यायाधीश और जूरी की भूमिका निभाना सही नहीं है। इसलिए खुद पर लगे झूठे आरोपों और इन आरोपों को लगाने वाले लोगों के खिलाफ इंडिया टुडे ग्रुप अब इंसाफ के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने वाला है। पांच दशक की सक्रिय राजनीति के साक्षी रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर ले जाया गया। आज सुबह 10 बजे गंगा किनारे रामविलास पासवान का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। परसों रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरे देश में उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रामविलास पासवान के आखिरी दर्शन के लिए उनके आवास 12 जनपद पर तांता लग गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए और हाथ जोड़े। इस मौके पर चिराग पासवान रो पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को ढाढ़स बंधाया। कल रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी पासवान को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह समेत तमाम नेताओं ने रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में विदेशी महिला के साथ एक शख्स पर रेप का आरोप लगा है। ड्रग्स के नशे के दौरान विदेशी महिला से बलात्कार का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। आरोपी ने अपने फ्लैट में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी फरार है।
आरोपी की तलाश में जगह जगह तलाशी हो रही है। यूपी के हरदोई में 5 साल की मासूम के साथ शिक्षक के भाई ने दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी के लोगों ने पहले पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी बच्ची को चॉकलेट देकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। यूपी के सहारनपुर में युवा डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अंकित नाम का युवक गांव में ही मेडिकल की प्रैक्टिस करता था। किसी मरीज को देखने के लिए अंकित गया था, वहीं पर उसके सीने में गोली मारी गई, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रांची में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है। आरोपी ने शव को बोरे में भरकर खेत में फेंक दिया था। रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये घटना रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर रातू में हुई है। मामला सामने आने पर गांव में तनाव है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जालौन में 20 साल बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। 20 साल पहले एक युवक को फर्जी तरीके से फंसाया गया था। एनडीपीएस एक्ट में फर्जी मामला बनाकर चरस के साथ युवक को जेल भेजा गया था। इस मामले में तत्कालीन एसओ शैलेंद्र सिंह, 3 सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी एसओ शैलेंद्र सिंह मौजूदा वक्त में सीबीसीआईडी लखनऊ में सीओ के पद पर तैनात हैं। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारे का अब तक पता नहीं चला है। घटना के बाद एसपी बागपत ने मौके का मुआयना किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरिंदों ने महिला की बेटी को जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। एक होटल के मैनेजर ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके दोस्त ने 11 दिन तक घर में बंधक बनाकर दुराचार किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों दरिंदों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मारूगढ़ में गैंगरेप मामले में 10 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घर में चोरी की नीयत से आए थे, लेकिन 16 साल की बच्ची को देखकर पहले मारपीट की और फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को इंदौर आईजी ने 30,000 रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है।